नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत डिस्कस करेंगे और आधुनिक भारत में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में होगा वो होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद हम लोग संविधान सभा डिस्कस करेंगे, अंतरिम सरकार डिस्कस करेंगे, फिर भारत का विभाजन और फिर माउंटबेटन प्लान और उसके बाद संवैधानिक विकास। तो इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, पहले टॉपिक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद जिस तरीके के प्रश्न उस टॉपिक से आपके परीक्षा में बने हैं और जहां से संभावना है बनने की उन प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आज की क्लास का ये जो थोड़ा सा बदलाव जो मैं लेकर आ रही हूँ आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए क्लास, हमारा मेन पर्पस यही है कि जो भी क्लास हम डिलीवर करें वो आपके लिए यूजफुल हो। तो मुझे लगा कि ये जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं इसमें स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस होगा, जो एक माध्यम जो हम लोग कहते हैं, जो पैटर्न होगा वो क्विक रिवीजन सीरीज वाला ही होगा। हम बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो जाए। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समय मैं आप लोगों का लूंगी और आप लोग सुनिए। हम लोग आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, जानकारी लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दे दी जाएगी। डिकोड एग्जाम की हिंदी की बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो आपका कैबिनेट मिशन है। देखिए क्लास, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जुलाई 1945 की अगर हम बात करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में 1946 में आया है, लेकिन अभी मैं आपको 1945 की बात बता रही हूँ। 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी है। ब्रिटेन में पहले किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की थी, जिसमें कि आपके पीएम जो थे वो आपके विंस्टन चर्चिल थे। अब ये हार चुके हैं और ब्रिटेन में 1945 में एक नई सरकार बनी है, किसकी? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है एटली। ठीक है, एटली। तो एटली क्या कहते हैं? एटली कहते हैं कि अब समय आ गया है, जो पावर है वो इंडियन को ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, ये किसी हाथ में सौंप दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए, समय आ चुका है। तो यहां पर देखिए, इसीलिए 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। मतलब इन्होंने एक मिशन भेजा जिसको कि हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। इसका नाम कैबिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि इस मिशन में जो 3 लोग सेलेक्ट किए गए थे ये कैबिनेट के मेंबर्स थे, तो इसी वजह से इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। वो 3 मेंबर कौन थे? परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत के सेक्रेटरी थे, भारत सचिव थे। फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये चीज याद रखिएगा, जो कि नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, जो कैबिनेट मिशन था उसको अपॉइंट किसने किया था? तो 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली ने 3 सदस्यीय मेंबर की एक कमिटी अपॉइंट की थी, जिसका की नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। इस कैबिनेट मिशन के आपके 3 मेंबर्स थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, मैंने जो कहा पावर को ट्रांसफर करने के लिए अपॉइंट किया गया था। उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था।
ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, और कैबिनेट मिशन ने अपने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वो 16 मई 1946 को। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई। आपको इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे वो क्लियर हो गए। इसको अपॉइंट किसने किया था, एटली ने अपॉइंट किया था। भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 16 मई 1946 को। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या इसमें रिपोर्ट में मेन चीजें थी। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की बात की गई थी। ठीक है, फॉर्मेशन की। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा बोला गया। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 जो आपके सदस्य हैं वो मनोनीत होंगे। ये चीज याद रखिएगा, मनोनीत, ये कहां से मनोनीत होंगे, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से मनोनीत होंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्लास यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोजल क्या क्या दिया था। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इनका मेन पर्पस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना, संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा के गठन क्यों करना चाहते थे, ताकि एक संविधान बन सके। ठीक है, अंतरिम सरकार आ पाए, तो ये मेन पर्पस था। तो इन्होंने क्या प्रपोजल दिया, इन्होंने कहा कि जो भी भारत के आपके प्रोविंस हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 3 ग्रुप्स में बांटेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप ए में आपके मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा वाले ये होंगे। ठीक है, ग्रुप बी में आपका पंजाब होगा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस होगा और सिंध रीजन होगा, और ग्रुप सी में बंगाल और असम होगा। तो अगर परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन ने कौन से 3 ग्रुप की बात की थी या कितने ग्रुप में विभाजित करने की बात कही थी, तो आप बताएंगे कि कैबिनेट मिशन ने 3 ग्रुप में डिवाइड करने की बात की थी। जो ग्रुप ए था जिसमें मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा था, ये वो आपके स्टेट्स थे या वो आपके प्रोविंस थे जहां पर हिंदू लोग मेजोरिटी में थे। ठीक है, बी और सी को अगर आप देखेंगे, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और सी को देखेंगे बंगाल, असम, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी में थे। तो ए जो था वो हिंदू मेजोरिटी एरिया था, बी और सी जो था वो आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। इन्होंने इस तरीके से चीजों को बोला था। इन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन जो दिया था क्लास, वो मैं आपको बता दूं, वो इन्होंने ये बोला था कि 3 टायर सिस्टम की बात की थी एक तरीके से, कि यूनियन होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यूनियन होगा, ग्रुप होगा, और फिर इधर आपका प्रोविंस होंगे। ठीक है, अब प्रोविंस क्या है, प्रोविंस जब मैं कह रही हूं तो वही मतलब आपका सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, आपका यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा, असम, बॉम्बे। ठीक है, ये सब आपके प्रोविंस हो गए। हर प्रोविंस के पास 3 ग्रुप थे, ए, बी, सी। आप जिस ग्रुप में हैं आप उसमें जाइए। ठीक है, उसके बाद आप अपना संविधान के लिए जो आपके पास पावर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉ बनाइए। जो यूनियन था, जो सेंटर था, इसको इन्होंने थोड़ा सा वीक बनाया था। क्यों वीक बनाया था, क्योंकि यूनियन के पास इन्होंने बस 3 चीजों पे कंट्रोल दी थी। वो 3 चीजें क्या थी, डिफेंस का कंट्रोल था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डिफेंस का कंट्रोल था, एक्सटर्नल अफेयर्स का कंट्रोल था और कम्युनिकेशन का कंट्रोल था। तो इसी वजह से जो यूनियन बनाया था, जो सेंटर बनाया था इन्होंने, ये आपका कमजोर था, क्योंकि 3 ही चीज का कंट्रोल था यहाँ पे। और जो रेसिडरी पावर्स थी, जो मेन पावर्स थी, वो अभी भी प्रोविंस के पास थी। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो इन्होंने फेडरल बनाया ना, वो एक वीक फेडरल बनाया। जो संघीय ढांचा इन्होंने बनाया वो एक कमजोर संघीय ढांचा बनाया। जब भी प्रोविंस चाहे यूनियन से, संघ से अलग हो सकता था। अब आप देखिए, अगर हमारे अभी संविधान को देखिए तो इसमें क्या है, किसी स्टेट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो जाएगा और कहेगा कि मैं आज से यूनियन की बात, सेंटर की बात नहीं मानूंगा और मैं अकेले रहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जाके ये नहीं कह सकता कि आज से हम एक अलग स्टेट बन के रहेंगे, हम भारत का हिस्सा नहीं, आप अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो संघीय ढांचा बनाया था, यहाँ पर जो यूनियन था वो वीक था।
ठीक है, ये चीज याद रखिए, इतना बहुत है। तो अब जो कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको चीजें बताई है, सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, बोलिए तेज तेज। पैथविक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इनका मेन एजेंडा क्या था, अंतरिम सरकार का गठन करना, इंटीरियम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन पर्पस क्या था, संविधान की रचना करना। ठीक है, ये संविधान सभा का मेन पर्पस क्या था, संविधान लिखना ना। यहाँ पर मेन पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 चीजों का था, एक डिफेंस, ठीक है, सुरक्षा जिसको कि हम बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स आपका हो गया, और फिर आपका हो गया कम्युनिकेशन, यातायात। फिर इंटरिम सरकार फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अंतरिम सरकार की बात की है। अब कभी परीक्षा में अगर यहां पर पूछे आपसे एक प्रश्न कि जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या मुस्लिम लीग के जो प्रपोजल था बार बार पाकिस्तान फॉर्मेशन, उसको एक्सेप्ट किया था कि रिजेक्ट किया था, डायरेक्ट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान या पार्टीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था कि रिजेक्ट किया था। तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग के बारे में बताई है कि इन्होंने 3 ग्रुप के बारे में तो बात की थी, लेकिन पाकिस्तान और पार्टीशन की बात इन्होंने कहीं पर भी नहीं की थी। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, या मैं आपसे पूछती हूं कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को नहीं एक्सेप्ट किया तो मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा? तो यहां पर उत्तर ये होगा कि मुस्लिम लीग क्या करता है, पहले तो कैबिनेट मिशन प्लान को सबसे पहले आके एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? क्योंकि मुस्लिम लीग को ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया था ABC, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो ग्रुप बनाया था ABC, बड़ा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया तो मैंने बताया जो B और C वाला जो ग्रुप था ना, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाला था। तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाले को तो इन्होंने B और C में रख दिया है, अब चलो अभी मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, बाद में जाके हम पाकिस्तान बना लेंगे B और C से। ठीक है, तो ये तुरंत कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करना बाकी था लार्जेस्ट पार्टी द्वारा। लार्जेस्ट पार्टी उस समय कौन थी? कांग्रेस थी। तो जब कांग्रेस के पास ये प्रपोजल जाता है तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन ये ABC में जो आपने प्रोविंस का बाइफरकेशन किया है, जो आपने कहा है कि ये प्रोविंस इसमें है, ये प्रोविंस इसमें है, B ग्रुप में और ये C में है, अगर ये चाहे अपना ग्रुप बदलना तो इसका अधिकार आप इन्हें देंगे कि नहीं देंगे? तो कैबिनेट मिशन कहती है देंगे। अगर कोई भी प्रोविंस अपना ग्रुप बदलना चाहे या ग्रुप छोड़ना चाहे ABC वाला, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये तो हमने बस ऐसे बना दिया है। तो ये नहीं कि मुस्लिम वाले इसी में रहेंगे, हिंदू वाले उसी में रहेंगे, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। जब मुस्लिम लीग को ये बात पता चलती है तो मुस्लिम लीग का दिमाग ठनक जाता है और जो पाकिस्तान फॉर्मेशन के सपने वो देख रहे रहते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बाद में कैबिनेट मिशन से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को 6 जून 1946 को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन 29 जुलाई 1946 आते आते इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया और 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की तरह मनाया था। कांग्रेस ने इस मिशन को ज्वाइन किया था 24 जून 1946 को। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। अभी हम प्रश्नों के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो आप याद रखेंगे, लॉरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था। मैंने आपको बता दिया 1945 में जो ब्रिटेन था वहां पर आपकी पार्टी बदल चुकी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, जहां पे विंस्टन चर्चिल था, उसकी जगह अब लेबर पार्टी आ गई थी, एटली आ गया था प्रधानमंत्री के रूप में। और इसी समय आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी सितंबर 1945 आते आते आपका एंड हो गया था। ठीक है, तो उसके तुरंत बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया था, एटली द्वारा भेजा गया था। भारत के लिए 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था किसने? कैबिनेट मिशन ने। 3 स्तरीय की बात की गई है, 3 टायर्स की बात की गई है। ठीक है, 3 टायर्स की बात की गई है। मैंने आपको बता दिया सबसे ऊपर यूनियन होगा, उसके नीचे आपका ग्रुप था और ग्रुप के नीचे आपके प्रोविंस थे।
प्रोविंस जब भी मैं बोल रही हूं तो आज के स्टेट आप समझ सकते हो, ठीक है, आज के स्टेट प्रदेश आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप कितने इन्होंने बनाए थे, 3 ग्रुप बनाए थे, ए बी सी। बस क्लास ये याद रखिएगा, जो इन्होंने सेंटर बनाया था वो एक वीक सेंटर था और वीक सेंटर के पास खाली 3 सेक्टर्स पे कंट्रोल था, एक डिफेंस पे, ठीक, एक एक्सटर्नल अफेयर्स पे और कम्युनिकेशन पे, और जितने भी आपके सेक्टर्स थे उनका कंट्रोल प्रोविंस के पास ही था, याद रखिएगा। चलिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, याद हो गया होगा, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में से इसका सदस्य कौन नहीं था बोला गया है, ठीक है, कौन नहीं था यहां पर इसका सदस्य, तो लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यहां पर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है, तो ये आपका कैबिनेट मिशन से है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से कौन सा सही नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था। एकदम से दिमाग में इस चीज को बिठा लो, बार बार परीक्षा में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये दिया रहता है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था, ऑगस्ट ऑफर ने पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं, सब गलत है। किसी ने भी अभी तक पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है। जब माउंटबेटन प्लान आएगा तो माउंटबेटन प्लान में पहली बार पार्टीशन की बात की जाती है, विभाजन की बात की जाती है। एकदम से दिमाग में आज बिठा लो, इसके पहले विभाजन की बात भारत के कहीं भी नहीं की जाती है। माउंटबेटन को भी भेजा जाता है कि जाकर देखो, अगर विभाजन रुक सके तो रोक लो, लेकिन अगर नहीं हो रुक पाता है तो फिर विभाजन होता है, ठीक है। तो एकदम आखिरी में चलो, वह जिसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, ठीक है, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाएंगे, वो कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन ने कह दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो इंतरिम सरकार बनेगी, उसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो आपके इंडियंस होंगे, ठीक है। अभी हम देखते भी हैं। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, एक फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी। ऊपर आप यूनियन देखते हैं, फिर नीचे आप प्रोविंस देखते हैं, स्टेट देखते हैं, संघीय ढांचा की बात की थी। लेकिन ये संघीय ढांचा एक कमजोर संघीय ढांचा था। क्यों ये कमजोर संघीय ढांचा था? क्योंकि जो संघ था, जो यूनियन था, उसके पास खाली 3 पावर्स थी, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी प्रोविंस चाहे जो स्टेट है वो उस संघ को छोड़ भी सकता है, ठीक है। ये सब चीजें थी, कुछ चीजें थी, इसी वजह से संघीय ढांचा को कमजोर बोला जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और वह लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। इन्होंने क्रिप्स मिशन में भी जाके वहां के मेंबर्स से बात की थी और लॉर्ड वेवल से भी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। कई वर्षों तक लगातार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की अब हम बात करते हैं। 1946 स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। कब? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की बात की थी। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया, वो कौन सा प्लान था? वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, ये मैंने आपको बताया है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। 10 लाख
व्यक्ति। यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपसे कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी है, तो अब इसको दिमाग में अपने बना लीजिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, डेट पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत के संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? जीवी मवलांकर ने। तो ये भी सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं। ठीक है, हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं। कब ये फॉर्म हुई थी? 2 सितंबर 1946 को, एकदम से दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, और ये डिसॉल्व कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पर वाइसरॉय आपको पता होना चाहिए, वाइसरॉय कौन कौन थे उस समय। आपके पहले वेबल थे, वेबल के बाद कौन आते हैं? माउंटबेटन आते हैं। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। वेबल को हटाकर कौन आता है भारत में? फिर माउंटबेटन आता है। और हम अगर अंतरिम सरकार की बात करेंगे तो इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि अंतरिम सरकार की जो बात हुई, कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, और इस इंटरिम गवर्नमेंट में आपके जो भी मेंबर्स होंगे वो आपके इंडियंस होंगे। ये चीज आपको क्लियर है ना? अंतरिम सरकार में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो आपके इंडियंस होंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत में आया और उसने अपने प्रपोजल्स रखे, तो मुस्लिम लीग ने जब देखा बी और सी ग्रुप को, तो उसको अपना पाकिस्तान बनते हुए दिखा। लेकिन बाद में तो उसने स्टार्टिंग में तो कैबिनेट मिशन को हाँ कर दिया और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में बी और सी वाले क्लॉज में जो थोड़ी सी लीनियंसी थी कि अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, इस वाले चीज को सुनकर मुस्लिम लीग क्या कहता है? कैबिनेट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देता है। यहाँ पर जब हम अंतरिम सरकार के गठन की बात करते हैं तो यहाँ पे अंतरिम सरकार के गठन में पहले मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वो आकर इसमें भी शामिल होते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप, ये सब किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। होम अफेयर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे देखिएगा ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस से। एग्रीकल्चर और फूड की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, खाद और कृषि की, तो राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इब्राहिम चुदिगर। ठीक है, फिर डिफेंस की बात करेंगे तो बलदेव सिंह। ठीक है, फिर फाइनेंस की बात करेंगे, हम वित्त की बात करेंगे तो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो थे ये आपके मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ठीक है, चुंद्रीगढ़ जो थे ये भी आपके मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। तो कॉमर्स वाले में मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ठीक है, फाइनेंस की हम बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स। इंडस्ट्रीज और सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे जॉन मथाई थे। एजुकेशन की बात करेंगे तो श्री राजा गोपालचारी थे। हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे गजनर फर अली खान थे, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। लेबर किसके पास था? जगजीवन राम के पास। लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे JN मंडल जो कि मुस्लिम लीग के थे। रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एयर की बात करेंगे तो रब निस्तार, और वर्क माइन और पावर की बात करेंगे तो CH भावा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन ने जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया था जब मुस्लिम लीग ने अपने बायकॉट ऑफ पार्टीशन को खत्म किया। उन्होंने कहा हम बायकॉट नहीं करेंगे, हम अंतरिम सरकार के मेंबर बनेंगे। तो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स यहाँ पर आपके शामिल हुए। टोटल अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स थे तो आप बताएंगे 5 मेंबर्स थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी इंग्लिश और हिंदी में। मुझे लग रहा है ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम इंग्लिश में क्यों लेके आई, हिंदी में क्यों नहीं लेके आई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब एग्रीकल्चर तुम लोग जानते हो, एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं, इतना तो पढ़ लोगे ना।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बात करें डिफेंस की तो सुरक्षा हो गया, फाइनेंस की बात करें तो आपका वित्त हो गया। ठीक है, चलो अंतरिम सरकार का गठन। अब प्रश्न देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यहां पर मैंने अभी आपको डेट दिखाई थी, देखिए 2 सितंबर 1946 लिखा है। तो अब आप क्या डेट बताएंगे? 2 सितंबर 1946। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? मैंने आपको एग्रीकल्चर एंड फूड बताया, यहाँ पे देखिए खाद्य तथा कृषि। ठीक है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य किसने देखा था? आसफ अली ने देखा था, यहां पर याद रखिएगा। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? तो वो वित्त विभाग था, फाइनेंस था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी.आर. अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार का कौन सदस्य नहीं था? बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अब्दुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। कौन? अब्दुल कलाम आजाद। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, कहां पर? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कब सुनिश्चित किया था? 16 अगस्त 1946 को। मैंने आपको बता दिया है ये चीज। चलिए अब भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी वो कौन सी थी? लेबर पार्टी थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया, कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्लेस करके कौन सी पार्टी आई थी? लेबर पार्टी आई थी। विंस्टन चर्चिल था उस समय कंजर्वेटिव पार्टी में, अब कौन आ गया था? एटली आ गया था। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था, जो कि मैंने बताया आपको। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, कब? फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। बोला गया था, एटली ने बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो पार्टीशन ना हो, विभाजन ना हो। ठीक है, तो पहले कोशिश की गई थी, बहुत से हमारे ऐसे लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे विभाजन हो, लेकिन बाद में उन्होंने विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, कब? जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी, कब? 3 जून 1947 को। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। यहां पर कथन कारण देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन पहला मतलब जो रीजन है वो कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। देखिए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ये तो आपको पता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, ये आपका सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका आर रीजन सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब? 18 जुलाई 1947 को। डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थ था किसके मस्तिष्क का? माउंटबेटन। ठीक है, ये चीज याद रखिए, माउंटबेटन प्लान को ही हम बाल्कन प्लान भी कहते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। ठीक है, कथन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। आपको पता है, कांग्रेस कभी नहीं चाह रही थी कि भारत का पार्टीशन हो। मुस्लिम लीग बार बार
अपने डिमांड पे अड़ी हुई थी कि हमें अलग पाकिस्तान की डिमांड है, हमें अलग पाकिस्तान की डिमांड है। लेकिन बाद में जब माउंटबेटन प्लान आया, कोई भी चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो कांग्रेस ने बाद में जाकर इसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स थे। भारतीय विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। क्या सुझाव दिया था माउंटबेटन को गांधी जी ने? माउंटबेटन से गांधी जी ने कहा था कि किसी भी तरीके से विभाजन को रोकिए, अगर जिन्ना चाहते हैं तो जिन्ना को बुलाइए और सरकार बनाइए। जिन्ना, ठीक है, तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था इन्होंने। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। यहां पर आपको पता है, जो माउंटबेटन जब आए, जब भारत का विभाजन होने वाला था, तो यहां पर आपका जो ये बंगाल वाला रीजन है, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो पंजाब वाला, ठीक है, ये जो रीजन था ये बहुत बड़ा एक प्रोविंस था। और यहां पर आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो यहां पर इनका भी विभाजन होना था, एक बाउंड्री ड्रॉ करनी थी। और इस बाउंड्री को ड्रॉ करने के लिए माउंटबेटन ने किसको बुलाया था? रेडक्लिफ को बुलाया था, ठीक है। पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान की जो बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए, ये पार्टीशन, विभाजन के लिए, तो इधर पंजाब वाला रीजन हो गया, इधर बंगाल वाला रीजन हो गया। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ईस्ट बंगाल आपका आगे चल के अब बांग्लादेश वाला रीजन वो हो गया, लेकिन उस समय विभाजन के समय, ठीक है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 14 जून 1947 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी, याद रखिएगा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अब्दुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था किसने? डॉक्टर खिचलू ने, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ढंग से देख लीजिएगा क्लास, ऐसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, जेबी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था किसने? भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफर खान ने। आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, NWFP जिसको कि हम बोलते हैं, वहां पे आपके एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? अब्दुल गफर खान थे, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन जिसको कि हम बोलते हैं, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे, याद रखिएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगण मन गाया था किसने? याद रखिएगा, MS सुब्बालक्ष्मी ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? गवर्नर जनरल ने, अभी हमने देखा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपसे ये प्रश्न पूछा गया था ना, जो पहला गवर्नर जनरल था उसको किसने अपॉइंट किया था स्वतंत्र भारत के? तो इसको तो आपके मतलब यूके से ही अपॉइंट किया गया था, माउंटबेटन ही था वो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप याद रखेंगे श्री राजा गोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी राजा गोपालचारी थे। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? माउंटबेटन था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजा गोपालचारी थे, और यही स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजा गोपालचारी।
भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो वो आपके बी.आर. अम्बेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपके राष्ट्रपति की बात हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वी.वी. गिरी। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? यहां पर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया है, जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आपके जे.बी. कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया, जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी। प्रश्न ऐसे पूछो, कान ऐसे पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो, बात वही है। तो आप देख लीजिए, बार बार ये चीज पूछा जा रहा है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहीं पर भी सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। वो दंगों को वो कर रहे थे, शांत करवा रहे थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मैंने आपको बता दिया था 1929 का जो लाहौर सेशन था जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसी समय उन्होंने कहा था रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कि आने वाले 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस की रूप में मनाएंगे। तो आने वाली 26 जनवरी कौन सा डेट था? 26 जनवरी 1930। तो इसी वजह से 26 जनवरी को संविधान को लागू करने के लिए ये डेट डिसाइड की गई। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कोपलैंड द्वारा दिया गया है। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ये किसके द्वारा दिया गया है? के.एम. पणिक्कर द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्यों था? ये इसके पीछे का जो मेन कारण था, अच्छा ये जो प्रश्न है ना, ये आपके संविधान विकास से रिलेटेड है। तो अभी देख लीजिए, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है जो चार्टर एक्ट 1813 आया था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पर भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान की बात कही गई थी, 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। अभी इसको हम देखते हैं, इसके पहले हम ये देखते हैं, फिर उस वाली स्लाइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गया, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए भारत का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, ठीक है, आप सभी को पता है। मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट किसको रेगुलेट करने की बात कही जा रही थी? ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने की बात की जा रही थी। असल में हो ये रहा था कि ईस्ट इंडियन कंपनी के जो आपके जो एम्प्लॉयज थे, जो उसके जो मेंबर्स थे, जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे, वो तो अमीर होते जा रहे थे लेकिन कंपनी डूबती जा रही थी। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो अमीर हो रहे, कंपनी डूब रही है। इसका मतलब वो लोग करप्ट हो रहे हैं। तो इसी करप्शन को रोकने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी दौड़ के गई क्राउन के पास और क्राउन से कहा ब्रिटेन में कि प्लीज हमारी मदद करिए, हमारी कंपनी डूब रही है। क्राउन ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें रेगुलेट करूंगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के उसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और अगर आपसे पूछेगा कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुए थे, चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आप एलिजा एम्फे का नाम बताएंगे, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के
निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार कब मिला? 1786 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार आ गया था कि वो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सके। यहां पर देखिए, अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। तो वही चीज कान ऐसे पकड़ो बात एक ही, प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वो 1786 के एक्ट के थ्रू। यहां पर देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कब? 1853 के एक्ट में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब किया गया था? 1853 चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट को क्लास अगर आप देखोगे तो यहां पे 1813, ठीक है, फिर आप इसमें 20 जोड़ो प्लस 20 तो 1833, फिर 20 जोड़ोगे तो 1853। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका चार्टर एक्ट चलता है। अगर हम 1813 की बात करें तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसकी मोनोपोली को खत्म करने की बात की गई थी, इसके एकाधिकार को खत्म करने की बात की गई थी 1813 में। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला गया था कि क्या अभी चाइना के साथ ट्रेडिंग में ईस्ट इंडियन कंपनी की मोनोपोली है और चाय की ट्रेडिंग में ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि जो एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का ट्रेडिंग में, उसको समाप्त किया गया था किस एक्ट में? एक्सेप्ट बस 2 जगह भी बची हुई थी, वो 1813 में। ठीक है, और 1833 आते आते पूरा जो ये मोनोपोली वाला चीज था ना, एकाधिकार था, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब चाइना के लिए भी मोनोपोली नहीं बची थी इनकी, ना ही चाय की उसमें ट्रेडिंग में भी, टी की ट्रेडिंग में भी नहीं थी। पूरी तरीके से इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था 1833 में, याद रखिएगा। 1813 की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहली चीज क्या कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए इसमें दिए गए थे। देखो यही चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या था? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडियन कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। ठीक है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारियों के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से कौन सा एक इसमें नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें जो व्यापारिक गतिविधियों का जो समापन है ना, पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया था, ट्रेडिंग की मोनोपोली और ये। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। यहां पर गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये इसका प्रावधान नहीं था। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति की गई थी कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म द्वारा। ये चीज याद रखिएगा कि इंग्लैंड में और भारत में एक साथ जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो एक साथ होगी। ये किस रिपोर्ट में पेश किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। ये कब आई थी? ये 1919 में आई थी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आगे देखते हैं हम, यहां पर देख लीजिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, 1784 के थ्रू। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई थी। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी। ईसाई मिशनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति किसमें दी गई थी? ये आपका चार्टर एक्ट 1813। तो अब आपसे अगर चार्टर एक्ट 1813 की बात करेगा तो आप क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखोगे, मेरे साथ रिपीट करो। पहली चीज आप याद रखोगे कि यहाँ पर जो मोनोपोली थी उसको एंड किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अभी चाय में और चाइना के साथ मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास। दूसरी चीज, ईसाई मशीनरीज जो थी, जो मिशनरीज होती हैं, उनको भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। और तीसरी चीज, एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये कब हुई थी? ये आपके चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू हुई थी। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी खो दिया था, कब? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। भारत का शासन ईस्ट इंडियन कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कब किया गया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। असल में हुआ क्या था? 1857 में क्या हुआ था? रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कि कहा जाता है। स्वतंत्रता के लिए पहला जो हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का। तो जब ये रिवॉल्ट हुआ और बाद में आपका क्वीन डिक्लेरेशन आया, उसमें क्वीन ने क्या कहा, अरे अभी तक तो कंपनी का रूल था, तो ये जो भी आपके साथ गलत अत्याचार हुए, आपका शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये क्राउन ने नहीं किया है। ये सब किसने किया? ये तो कंपनी ने किया। अब कंपनी से भारत का पूरा शासन हम अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, क्राउन को ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा हम करेंगे, क्राउन करेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं जो हमारे नरम दल के मेंबर्स थे, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दल वाले जो लोग थे, वो बहुत लिबरल थे। क्यों वो लिबरल थे? उनको लगता था कि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इंग्लैंड तक अगर हमारी बात जाएगी कि भारत में इतना हमारा शोषण हो रहा है, तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्राउन के मेंबर हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो बाद में आगे चल के ये मिथ आपका खत्म होता है, आपके रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, आपके एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, गरम दल आता है, आपके क्रांतिकारी लोग आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सही कथन देखते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडियन कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये तो सही है आपका। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पे अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस, किस उसमें ऑर्डिनेंस इश्यू करने का है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 123। यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद पर अनेक प्राधिकार को और बल दिया गया या प्रदान किया गया। ये कौन सा था आपका? वही चीज देखिए, ऑर्डिनेंस की शक्ति, उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है किसमें? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत आपकी 1892 के थ्रू हुई थी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट आए थे, ये 1835, 1867, ये आपका ऐसे नहीं पूछेगा, छोड़ सकते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे आप, 1861 के एक्ट के थ्रू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो आप याद रखेंगे एलिजा एम्फे और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलो, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया, मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का सेक्रेटरी था, ठीक है, सचिव था, और जो चेम्सफोर्ड था वो यहाँ का वाइसरॉय था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था संवैधानिक सुधार से, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ही ये चीज बोली गई थी कि 10 साल बाद एक कमीशन बुलाया जाएगा जो कि देखेगा कितना संवैधानिक सुधार हुआ है। और वो कौन सा कमीशन था जो अपॉइंट किया गया था? वो साइमन कमीशन था, जो 1927 में ही भारत में आ जाता है, अपने समय, मतलब ये जो 10 साल का समय पूरा होने के पहले ही। और उसको लोग क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि कोई भारतीय उसमें नहीं रहता है,
गो बैक साइमन का नारा सब जगह रहता है। और इसी समय लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और उनका निधन हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कभी परीक्षा में पूछे कि कहां पे इसकी बात की गई थी और वो कौन सा कमीशन था, तो आप याद रखेंगे साइमन कमीशन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन सा एक्ट था? अब यहां पर याद रखिएगा, जब भी हम 1909 की बात करते हैं, जिसको कि हम मौले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मौले मिंटो रिफॉर्म क्यों फेमस था? क्योंकि इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी मुस्लिम्स के लिए। 1919 वाला आपका क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर इन्होंने द्वैध शासन लगा दिया था। कहां पर? प्रांत में, प्रोविंस में। ठीक है। 1935 वाला क्यों है? क्योंकि अब यहां पर ये जो द्वैध शासन जो आपके प्रांतों में लगे थे, प्रोविंस में लगे थे, 1935 में उसको प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया था। ठीक है, अभी आगे आएगा भी। अब यहां पर देख लो क्या क्या 1919 से रिलेटेड है। यह अधिनियम मौले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नहीं, 1909 वाले को हम मौले मिंटो कहते हैं, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। एकदम सही है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था तथा मॉन्टेग्यू भारत राज सचिव एवं चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। अब देखो, अगर ये स्टेटमेंट 1921 वाला स्टेटमेंट भी बच्चा पढ़ा होता ना, तो उसको समझ में आ गया होता ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करा, ना कि मौले मिंटो रिफॉर्म की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में क्या असत्य है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। देखिए, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, लेकिन रीजन जो है वो उसका एजर्शन का मतलब कारण जो है वो आपके कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन देखते हैं। द्वैध शासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन करना होता है। ठीक है। और प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। यहां पर देख लीजिए, मेन क्या है? द्वैध शासन, इसीलिए कि उसको दो भागों में, वर्गों में द्वैध शासन ना। ठीक है। इसमें मेन पर्पस क्या था? प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न था ये। तो यहां पर दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था किस पे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता क्या थी? मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने प्रांतों में जो आपकी डायरकी थी, जो देश शासन था, उसको समाप्त किया था और इस डायरकी को इन्होंने सेंटर में लगा दिया था। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने का भी अधिकार इन्होंने दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, मैंने आपको अभी बताया है, प्रोविंस में डायरकी समाप्त कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। ठीक है। एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की बात की थी, ये भी याद रखिएगा। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। ये दोनों चीज आपको याद रखना है क्लास। अगर पूछेगा फेडरल कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात किसमें की गई है, तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे संविधान का एक मुख्य स्रोत है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा अखिल भारतीय संघ में से एक विशिष्ट युक्त नहीं थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने द्वैध शासन की बात खाली केंद्र में की थी, राज्य में नहीं की थी। और देखते हैं 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।
1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। इस एक्ट को इस तरीके से किसने डिफाइन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो किस अधिवेशन में इन्होंने इसको अस्वीकार किया था? तो वो आपका था लखनऊ अधिवेशन 1936। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया था राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कि हम कहते हैं। ठीक है, या कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक बड़ा भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। अब क्लास यहाँ पर कुछ और चीजों को हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी? रिवाइज करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्फे। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ कब हुआ था? कम्युनल अवार्ड की बात करें तो आपको पता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। ठीक है, द्वैत शासन डायआर्की जो कि प्रोविंस में लगाई गई थी, प्रांतों में लगाई गई थी द्वैत शासन कब? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किसमें बोला गया था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पहले चीजें रिवाइज करा दो, फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको तैयार भी करा दे इस पूरे टॉपिक को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिस्ट्री की किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आज की क्लास में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर मुझे बताएंगे तभी ज्यादा अच्छा रहेगा ना मुझे कवर करने में। तो ये चीज आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी टॉपिक हो जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, उसको मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैम इस टॉपिक में दिक्कत है। तो आज की क्लास को रिवाइज करिए। अब आपकी परीक्षा पास आ रही है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, हर दिन पढ़िए, एक भी दिन वेस्ट मत जाने दीजिए और परेशान मत होइए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है आपको, भले पॉइंट नंबर से क्वालिफाई हो, बस क्वालिफाई करिएगा जरूर। यही सोच के पढ़ते रहिए, हार नहीं मानिएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।